चलिए, सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने जो पिछला चैप्टर ख़त्म किया उसका नाम क्या था? क्या बात है, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन इंडिया। गुड। आज हम एक उससे टोटली डिफरेंट चैप्टर कवर करेंगे। इसका नाम है सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। हम आज जो टॉपिक टारगेट करेंगे दैट इज़ द सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर। दो एस्पेक्ट हैं, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। हम सोशल चेंज के ऊपर पहले आज बात करेंगे। जब चेंज शब्द हमारे दिमाग में आता है मतलब कुछ एग्जिस्टिंग था उससे परिवर्तन हुआ। तो ऐसे तो बहुत से चेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, है कि नहीं? एक चेंज ये भी तो है कि हम साइकिल पे चलते थे फिर स्कूटर पे चलने लगते हैं। एक चेंज ये भी है कि हम पहले कॉपियों किताबों से पढ़ते थे, अब लैपटॉप में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी तो चेंज ही है ना। एक चेंज ये भी तो है कि पहले चश्मा नहीं लगा होता था, अब चश्मा लगा हुआ है। देखिए ये भी तो कितना चेंज है। दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं ये कितना बड़ा चेंज आ गया भाई, तो चश्मा लगाने लगा। अच्छा, आप पिछले 2-3 सालों पहले बाल किसी और तरह कटाते थे, अब कोई और तरह कटवाते हो, ये भी चेंज है। इन सभी चेंजेस को हमें सोशल चेंज में रख लेना चाहिए क्या? सामाजिक परिवर्तन में रख लेना चाहिए क्या? मतलब ऐसा हो जाना चाहिए ना कि पहले ऐसे बाल कटाए जाते थे और अब ऐसे बाल कटाए जाते हैं। ऐसा है कोई कि कहाँ कैसे बाल कटाए जाते थे? लेकिन हाँ, बाल कटवाना एक समय तक एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज ज़रूर था। कब था, किसने दिया था, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन ये था। ओके। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द फ्रेंच एंड ब्रिटिश पीपल, जब इन्होंने आकर के एशियन और अफ्रीकन नेशंस को कंट्रोल किया, कॉलोनाइज किया, तो इनका मानना था कि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं दे आर नॉट सिविलाइज्ड। इनके चेहरे, इनकी शक्लें, बाल, दाढ़ी, मूछ देखिए किधर जा रहे हैं, नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड। यूनिफॉर्म देना होगा इनको। फर्स्ट टू मेक देम सिविलाइज्ड, टू मेक देम ड्यूटी बाउंड, टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल, हमें इन्हें एक नया परसोना देना पड़ेगा। उस नए परसोना का जो सिंबल है वो ये है कि यूनिफॉर्म दीजिए इन्हें रूल रेगुलेशन ओरिएंटेड डिसिप्लिन बनाइए। दे आर नॉट डिसिप्लिन। दूसरा रूल ये बनाएं कि जेंटलमैन हेयर स्टाइल, यानी कि कैप के बाहर इनके बाल नहीं आने चाहिए। जितने बाल कैप के अंदर रह जाएं उतने हैं, बाकी काटो, तो सारे काट दिए जाएं। तो जेंटलमैन हेयर स्टाइल, जेंटलमैन मस्टैचेस, इससे ज़्यादा लंबी नहीं, चलो मेरी वाली नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो उनकी होती थी कि उससे ज़्यादा लंबी नहीं। एवरीडे शेव इज़ इम्पॉर्टेंट। हल्की सी भी नहीं आनी चाहिए आपकी दाढ़ी, थोड़ी सी भी। आज भी इंडिया में बहुत सी सर्विसेज में ऐसे रूल्स हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप पता कर लेना। आपने किसी आईपीएस को जो सिख नहीं है उनको दाढ़ी रखे हुए क्यों नहीं देखा? मुझे तो हैं, दाढ़ी क्यों नहीं होती उनकी? कोई तो रूल्स काम करते होंगे ना। तो वो इस तरह के रूल्स हैं जो काम करते हैं आज भी। ओके। एक ऑफिसर ने परमिशन भी मांगी थी, वो आईपीएस कैडर से भी नहीं थे, उत्तर प्रदेश की बात है ये, उनकी स्टेट सब पुलिस में ही थे वो, मेरे ख्याल सब इंस्पेक्टर रैंक पे, कि मुझे दाढ़ी बढ़ाने दी जाए, ये मेरे मान्यताओं के मुताबिक इम्पॉर्टेंट है। तो कोर्ट ने कहा कि ये अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट पुलिस ये अलाउ नहीं करती कि आप नहीं रख सकते ऐसा। आई बात समझ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन हाँ, पंजाब पुलिस में अगर आप हैं और आपने वो पगड़ी पहनी हुई है जो पुलिस वाली, तो फिर आप हल्की हल्की दाढ़ी रखते हैं। अदर स्टेट्स में ये क्यों नहीं नज़र आता? ऐसे पुलिस वाले क्यों नहीं नज़र आते? यहाँ पे क्यों नज़र आते हैं? लेकिन वो जब हल्की दाढ़ी रखी है तो नोटिस किया ना आपने, चाहे केश रखे भी नहीं हैं लेकिन आपको वो पगड़ी स्टाइल में कैप लेनी होगी। लेकिन यहीं पर आपने कुछ पुलिस वाले देखे होंगे जो हैट पहनते हैं, यानी कि उनकी कैप हैट स्टाइल में, तो उनकी सिर्फ फिर मस्टैचेस होती हैं, बाकी क्लीन शेव, या फिर मस्टैचेस नहीं रखनी, वो आपकी मर्ज़ी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबको रखनी है, मूछें रखनी कि नहीं रखनी आपकी मर्ज़ी। ओके। तो ये कहानी है कि इसलिए गंगा जल में अजय देवगन की मूछें हैं। अब आप कहते होंगे थोड़ी दाढ़ी भी दिखाते कितना अच्छा होता, ऐसा भाई अलाउड ही नहीं है ना। सिम्बा ऐसा कर सकता है,
सिम्बा में रणवीर सिंह कर पाया, सूर्यवंशी में अक्षय कुमार कर पाया, और वो जो अजय देवगन की पहली वाली थी सिंघम में अजय देवगन कर पाया। ये देखो रूल ही अलाउ नहीं करते। एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज तो है। ये सर्विसेज किसी वजह से आई, वो वजह थी वो पीरियड किसी के द्वारा इन्फ्यूज़ किया गया। इट वाज द कॉलोनाइजेशन फेज, जब हमें कॉलोनाइज किया गया बाय फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो फ्रेंच ने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ये रूल चलाए, खासतौर वियतनाम में आपको ये रूल नज़र आएगा, और भारत में ब्रिटिशर्स ने चलाए। इस तरह के नियम थे। लेकिन हालांकि अमूमन कहानी ये है कि ये जो बालों का स्टाइल बदल गया, ये कोई ऐसा सोशल चेंज नहीं कहलाता, लेकिन चेंज होता है। प्रकृति का एक सबसे बड़ा सत्य क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन एक शाश्वत सत्य है। आई बात समझ? द ओनली परमानेंट थिंग इज द नॉन परमानेंस। जो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती वो चेंज है। चेंज कभी भी चेंज नहीं होता। आई बात समझ में? चेंज ही है। जो चेंज हो रहा है ये होता रहेगा। ओके? तो चेंजेस ये रियलिटी है। तो सोसाइटी में चेंज होते हैं। मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसे ऐसा लगता है कि चेंज तो एक ऑब्वियस फैक्ट है। यहाँ पे भी हम गलती करते हैं कि चेंज तो एक ऑब्वियस फैक्ट है, चेंज होता ही रहा है, चेंज इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चेंज के बारे में इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक बात करता हूँ कि हमने हेरिटेज एंड कल्चर के लेक्चर में ये पढ़ा कि जो फॉसिल्स पाए गए हैं ह्यूमन के, होमो इरेक्टस की फॉर्म में, कितने साल पुराना था? 15 लाख साल पुराना भारत में। और हमने देखा कि कुछ रिसर्चेज अब हुई हैं भारत में जिसके बारे ये पता चला है कि जो आज का हमारा ब्रेन है और जो होमो सेपियन है इसका टाइम 1.5 लाख साल पुराना होगा। आई बात समझ में? तो अमूमन ये पाया जाता है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, अलग अलग किताबें इसका अलग अलग समय बताती हैं, तो बताती हैं कि जैसे आपकी ये सोसाइटी किताब बताती है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस तो 5 लाख साल से। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, वो कितना पुराना है? लगभग 12,000 साल पुराना, 9 to 10,000 BC के अराउंड का, लगभग 12,000 साल पुराना, इतने के आसपास का। और सिविलाइजेशन के बारे में कहते हैं लगभग 6,000 साल पुरानी, यानी कि समवेयर अराउंड 3,500 to 4,000 BC के अराउंड। तो इस तरह से वो कहते हैं कि 5 लाख साल तो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के हैं। फिर एग्रीकल्चर है, फिर सिविलाइजेशन है। लेकिन अगर उसके आगे आप आते हैं, जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, पर्टिकुलरली दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल फेज, लगभग ये 300-400 साल। तो अब आपको मैंने ये 3 फिगर्स दी, आपसे मैं कुछ फ़र्क पूछता हूँ, बताइएगा। देखिए वो जो 5 लाख साल थे, उन 5 लाख सालों में आपने क्या ही चेंजेस देखे? जो मैन था वो केव्स में और शेल्टर्स में था। 5 लाख साल पहले भी, 4 लाख साल पहले भी, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख साल पहले भी, 50,000 साल पहले भी, 20-30,000, 20,000 साल पहले भी, इनफैक्ट 15,000 साल पहले भी वो केव्स में और शेल्टर में था। क्या चेंज था? वो हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा था। क्या चेंज था? लेकिन फिर 12,000 साल पहले लगभग एग्रीकल्चर हुआ। लेकिन देखिए 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर हुआ तो जस्ट उसके 6,000 साल बाद, यानी कि आज से 6,000 साल पहले, मतलब 12,000 साल पहले अगर एग्रीकल्चर हुआ तो आज के 6,000 साल पहले सिविलाइजेशन हो गया। तो एग्रीकल्चर के एग्जिस्टेंस में आते ही 6,000 साल बाद सिविलाइजेशन आ गया। आई बात समझ में? और सिविलाइजेशन आया है तो उसके लगभग 5500 साल बाद, 5,000 साल बाद, 5,000 साढ़े 5,000 साल बाद इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट हो गई। 5500 साल बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। और वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के लगभग 300-400 साल के बाद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगा।
एग्जिस्टेंस में आया, जैसे कि टेलीग्राफ एग्जिस्टेंस में आया, फिर टेलीकम्युनिकेशन एग्जिस्टेंस में आया, और इनके एग्जिस्टेंस में आने के जस्ट 50 साल बाद ही बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो गया। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन होने के जस्ट 20-25 ईयर्स के अंदर ही हाई लेवल डिजिटलाइजेशन हो गया। तो आपने क्या नोटिस किया, वो जो 5 लाख साल पहले ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद जो एक चेंज आया, वो चेंज आने का समय थोड़ा स्लो था। 12,000 साल पहले जाकर के एक चेंज आया, लेकिन जैसे ही वो चेंज आया उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया वो फिर बड़ी जल्दी आया 6,000 साल बाद। वो जो चेंज आया उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया वो और जल्दी आया 5 से 5,500 साल बाद। उसके बाद जो चेंज आया वो चेंज और जल्दी आया 300 से 400 साल में। उसके बाद जो चेंज आया वो चेंज बहुत जल्दी आया 50 साल में। उसके बाद जो चेंज आया जस्ट 25 साल में। तो हमने एक्चुअल में जो सोसाइटी में चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं, वो चेंजेस लगभग आप आज के 12,000 साल पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी बड़े पैमाने पर जो चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए वो पिछले 400 साल में। उसमें से भी बहुत बड़े स्तर पर चेंजेस जो ऑब्जर्व किए वो पिछले 100 साल में, और इसको कुछ इस तरह से गिने तो उस 100 साल में से भी पिछले 50 और उसमें से भी पिछले 20 साल के अंदर आपने अल्टीमेट चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं। तो चेंज इस तरह से चेंज लाता है। आई बात समझ में? तो ये वो दौर है जिस समय में चेंज बहुत ही रैपिड है। चेंज बहुत ही रैपिड है। तो चेंज का एक पेस है, ऐसा क्लियर हुआ हमें? चेंज का एक पेस है, चेंज की एक स्पीड है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये फर्स्ट एस्पेक्ट। और ये जो मैंने दौर बताए थे, ये दौर कुछ बताते तो होंगे, कुछ तो बताते होंगे। एग्रीकल्चर तो ऑथर उसे घड़ी में बदल रहा है। और ऑथर ऐसा कह रहा है कि सपोज करो कि 11:56 रात के हुए हैं, 11:56। तो 11:56 को अगर रात को एग्रीकल्चर हुआ है तो 11:57 पे सिविलाइजेशन हुई है, और 11:58 और कुछ सेकंड पे मॉडर्नाइजेशन हुई है। दैट्स इट। एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये इस तरह से फटाफट आगे बढ़े, जबकि सुबह के 00 से रात के 11:56 तक एक लंबा दौर चला। वो कौन सा? वो अर्ली मैन वाला। लेकिन एकदम से 11:56 पे एग्रीकल्चर, 11:57 पर सिविलाइजेशन, 11:58 और 30 सेकंड पे सीधे ही मॉडर्नाइजेशन। और वो उसमें भी वो जो 30 सेकंड उसने बताए हैं ना, 11:58 और 30 सेकंड, वो 30 सेकंड में भी बड़े ज़बरदस्त चेंजेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, ये सारे मॉडर्नाइजेशन के भी मेन चेंजेस इसी में हो गए। तो इस तरह से ये तीनों रैपिडली हो गए। तो अगर चेंज की क्लॉक भी देखें, उसमें चेंज भी कंसंट्रेट होता है एक पॉइंट पे आकर के, जब रैपिड चेंज हो रहे हैं। चेंज का अपना एक पेस है, चेंज की अपनी एक स्पीड है। ओके, तो फिर ये हो सकता है कि लंबे समय में जो चीज़ें होती हैं, शायद उस चेंज को हम एक पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं, दैट इज़ एवोल्यूशन। और जो बहुत शार्प और बहुत तेज़ी से होता है उसे हम कह सकते हैं रेवोल्यूशन। है तो चेंज ही ना भाई, एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन। सो इट इज़ अ चेंज। बट एक्चुअली व्हाट इज चेंज? चेंज क्या हुआ, क्या किया इन लोगों में? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एग्रीकल्चर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सिविलाइजेशन, दैट मॉडर्नाइजेशन? ये किसी चीज़ को कन्वे करता है ना, एग्रीकल्चर किसी चीज़ को कन्वे करता है। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइन ओनली। इस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए इतना झोल झमेला कर रहे हैं अपन। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, if there is no agriculture, to understand anything just try to understand कि अगर वो नहीं थी तो। विवेकानंद ने यही कहा था ना, यही कहा था ना भाई, जब उनसे पूछा गया था डार्कनेस क्या है, तो उन्होंने क्या आंसर दिया था? एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का ना होना ही अंधकार है, सीधी सी बात है। अब अनुभव कर लेना जाके, अदरवाइज अंधकार को कैसे दिखाएं? ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और बहुत ही सिंपल मैनर में उन्होंने बता दिया। अब सामने वाला जब ये पूछता, उन्होंने अच्छा किया ये कह के एब्सेंस ऑफ लाइट। अब लाइट को यहाँ पर आप बहुत बड़े पैमाने पर गलती करोगे, बिजली, आप कहेंगे बिजली नहीं है, अच्छा मतलब अंधकार है पर सनलाइट तो थी। ऐसी बातें अगर करोगे ना तो विवेकानंद वो करेंगे तुम्हारा
तुम बात करने लायक शायद ना रहो। एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लाइट शब्द छोटा है। देखिए भाषा के तहत शब्द भी कल्चर को, कस्टम को, मैनर को दर्शाते हैं, ज्ञान की डेप्थ को बदल देते हैं। प्रकाश शब्द और लाइट में अंतर आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश में प्रकाश के लिए लाइट है, लेकिन प्रकाश अपने आप में बहुत भिन्न हो जाता है। प्रकाश ज्ञान का भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो वो कह रहे हैं कि प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अब आप उसे किस मायने में देखते हैं आप देख लीजिए, दैट्स इट। तो वो पूछते हैं किस किस तरह से तुम कह सकते हो कि भाई अंधकार है, तो फिर वो समझाते हैं भाई जब ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो अज्ञानता का अंधकार है। सिंपल सी कहानी है। बाहर तो रोशनी है लेकिन अज्ञानता का अंधकार है। कैसे? उस रोशनी का आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, आपको अर्थ ही नहीं पता कि उस रोशनी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। यह आपका अंधकार है। जिस दिन आप इस अंधकार से मुक्त होंगे उस दिन आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे होंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, आप विकास कर पाएंगे। आई बात समझ में? जब आपके पास कपड़ा नहीं था, आपको हवाओं की शक्तियों का आभास नहीं था, तब आप इस बहती हुई पवन की शक्तियों का उपयोग ना करते हुए पानी में नाव नहीं चला पाते थे। लेकिन जैसे ही आपको ये महसूस हुआ और आपको पता लगा कि पूरे ग्लोब पे 0 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 0 से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड परमानेंट विंड्स चलती ही रहती हैं, तो आपने उसी कपड़े का उपयोग करके बड़ी बड़ी स्टिक्स के साथ उन्हें बांध के उन हवाओं का उपयोग करके शिप्स चलानी शुरू कर दी। दैट इज़ ऑल। तो मुद्दे की बात यह है कि प्रकाश, तो उन्होंने वो वहाँ पर समझाया। तो अब आपसे सवाल करते हैं कि एग्रीकल्चर एक चेंज माना गया है ऑथर के द्वारा। मेरा मानना है कि जब नो एग्रीकल्चर है तो कब तब क्या है? इस फिल इन द ब्लैंक को अपन भरते हैं। क्या है भाई जब एग्रीकल्चर, देयर इज अ कल्चर ना, द वर्ड इज कल्चर ना। किसका कल्चर है? एग्रीकल्चर। आजकल अपन बहुत सी चीज़ों को कल्चर कर रहे हैं, है कि नहीं? अपन पानी में बहुत से जीवों का कल्चर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये हम क्या करते हैं? कल्चर के लिए क्या ज़रूरी है? माहौल बनाना। कल्चर के लिए ज़रूरी क्या है? माहौल। अब आप कहोगे माहौल क्या कैसे बनाते हैं? गिटार भी आ गया है ना, मेरी आवाज़ भी अच्छी, माहौल नहीं बना अभी तक। वो बना माहौल किसके लिए? गाने के लिए, गाने गायन के लिए माहौल बना, तो कल्चर बनेगा वहाँ पे। तो माहौल बनाना माने कि पानी में वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन डालना, उसका रिक्वायर्ड लेवल ऑफ टेम्परेचर बनाना, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रेशर क्रिएट करना, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ वाटर डेप्थ। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर डेप्थ एंड द न्यूट्रिएंट्स, ये सारा माहौल जब बनेगा तो अपनी कोशिश ये है कि अब मछली इसमें कल्चर होनी चाहिए। मछली इसमें क्या होनी चाहिए? कल्चर होनी चाहिए। कल्चर माने मछली का विकास होना चाहिए, मछली की आबादी बढ़नी चाहिए, मछली पनपनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। मतलब कि मछलियों का एक तंत्र बनना चाहिए, मतलब मछलियों की कॉलोनी बननी चाहिए। क्योंकि मछलियों के जीवन योग्य, उनके सामाजिक ढांचे को समर्थन देने योग्य हमने माहौल बना दिया। जैसे ही वो हो गया, मछली बन गई, दैट्स इट, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आई बात समझ में? तो इसलिए फिर एग्री भी एक कल्चर है। आई बात समझ में? एग्री एक कल्चर है, क्योंकि जब आपने सॉइल बना ली, सॉइल बनानी ज़रूरी है ना, है कि नहीं? मिट्टियाँ ज़रूरी है ना, 8 तरह की मिट्टी होती है। ये जो अपना रेगिस्तान है, तो ये क्या है? सॉइल है? क्या बात है, वेरी गुड। सॉइल नहीं है वो, ओके। सॉइल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मॉइस्चर होना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक मैटर होना ज़रूरी है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होने ज़रूरी हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो क्या हो जाता है? सॉइल। तो डेजर्ट में अगर पौधा लगाना है तो कर दो बस ये 3 चीज़ें, क्या? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, मिट्टी बन जाएगा। लेकिन अभी वो मिट्टी नहीं है, रेगिस्तान है। ओके, क्लियर? इट्स नॉट द सॉइल। तो सॉइल अपन ने पहले तैयार की ना, फिर वहाँ की आबो हवा, वर्षा, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, पानी का प्रबंध करके अपन ने बीज लगाया। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि कल्चर होगा, है ना? पौधा है ठंडे प्रदेश का, लगा रखा है गर्म प्रदेश में, माहौल बना, पौधा होगा? कल्चर नहीं बनेगा, कल्चर नहीं बनेगा।
कल्चर बनाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। जब तक नहीं माहौल बनाएंगे तब तक कल्चर नहीं होता बेटा। आई बात समझ में? यही कहानी है। इसलिए माहौल पे बहुत जोर दिया गया है। इसलिए स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल एक पूरा माहौल होता है, तभी फिर कल्चर हो सकता है। क्लब में, पबों में बैठ के लेक्चर दिए जा सकते हैं। हाँ, कईयों में इतना दम है कि वो जहाँ पहुँचे माहौल बना लेते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना, क्या गुरु, क्या भाई, माहौल बना दिया है, ऐसी बातें सुनी है ना। मतलब वो माहौल बना देते हैं पूरा। किस चीज़ का? जो वो कल्चर करना चाहते थे वो कल्चर कराते हैं, तो फिर माहौल बन जाता है। सो जब एग्रीकल्चर नहीं था तो क्या था बताओ? अरे यार तुम लोग जल्दी क्यों नहीं बताते हो? तो हेरिटेज एंड कल्चर में तुमको पढ़ाया है, जल्दी बताया करो। जब एग्रीकल्चर नहीं था तो क्या था फिर? वेरी गुड, तब हंटिंग एंड गैदरिंग थी। इतनी देर नहीं किया करो, मैं कोई अनोखी चीजें नहीं पूछता हूँ, सिंपल सिंपल बातें पूछ। हंटिंग एंड गैदरिंग थी। अब दिमाग लगा के बताओ क्या अंतर होगा इन बातों में, एग्रीकल्चर और हंटिंग एंड गैदरिंग में? है तो ये भी वैसे एक कल्चर, इनमें अंतर क्या होगा? वेरी गुड थिंग। यहाँ पर जो हंटिंग एंड गैदरिंग के वाया अगर आप चीज़ नोटिस करें तो पहली चीज़ यहाँ पर मेयर सर्वाइवल था। मेयर सर्वाइवल था, सरप्लस जैसी चीज़ नहीं थी। हो सकता है यहाँ पर सर्वाइवल हो, पर कई बार यहाँ पर भी सर्वाइवल होता है। तो मेन एस्पेक्ट ये है कि उस लेवल पर सेटलमेंट आपको नहीं नज़र आती, आपको पेस्टोरलिज्म ज़्यादा नज़र आता है। आई बात समझ में? पेस्टोरलिज्म नज़र आता है। दूसरी तरफ जो सेटलमेंट्स नज़र भी आती हैं वो मैन मेड सेटलमेंट्स नज़र नहीं आती, वो नेचुरल साइट्स हो जाती हैं, जैसे रिवर के किनारे या किसी पहाड़ों की गुफाओं में रॉक शेल्टर्स। इसका कारण ही ये है कि आप एक जगह पर ज़्यादातर रुक नहीं सकते, क्योंकि मौसम के हिसाब से फल उगते हैं ना मेरे भाई। आप जब यहाँ से होशियारपुर जाते हैं, यहाँ से हिमाचल जाते हैं, कभी होशियारपुर के अंदर से होके वो गवर्नमेंट कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जो उस रोड से होके गुजरना, वहाँ पे पंजाब पुलिस का भी एक ट्रेनिंग कैंपस है जहान खेलना, कभी वहाँ से होकर के गुजरना और मुझे नोटिस करके बताना कि किन मौसमों में सड़क के दोनों किनारे लोग लकड़ी की टोकरियों में किन्नू लेके बैठे रहते हैं। बताना, उसका एक खास मौसम है, खास महीने हैं वो। अब सपोज करो कि आप एक आदिवासी और वहाँ बसते हो, अब 2 से 2 महीने के लिए किन्नू वहाँ उगेंगे, बाकी 10 महीने वहाँ बैठ के पत्ते खाओगे किन्नू के। 10 महीने क्या करोगे मुझे बताओ? 10 महीने के लिए उन क्षेत्रों में चले जाओगे जहाँ पे अमरूद उग रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 ही महीने। अगले 2 महीने के उन क्षेत्रों में चले जाओगे जहाँ जामुन, अगले 2 महीने उधर जिधर अंगूर, अगले 2 महीने के लिए उधर जिधर खजूर। तो खजूर, अंगूर, जामुन, अमरूद, किन्नू, ये जो प्रकृति की विविधता है, डाइवर्सिटी, ये राउंड द ईयर उन्हें फूड अवेलेबल करा के देती थी। बट शर्त यह है कि पेड़ आप तक चल के नहीं आएगा, आपको पेड़ के पास जाना पड़ेगा, और पेड़ के पास जाने के लिए माइग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं। तो कैसे एक जगह पे सेटल्ड रह सकते हैं मुझे बताओ? गैदरिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। दूसरा, हंटिंग। अब जिन जानवरों को हंट कर रहे हो, तुम्हारी एक आबादी है, एक तो जिन इलाकों में हंट कर रहे हो जानवर बड़े सियाने हैं, उस इलाके में आने बंद रहते, कहते भाई यहाँ आदमी आ गया, शिकारी आ गए। दूसरा, आप उन्हें हंट कर रहे हो तो वहाँ पे तो उनकी आबादी भी कम हो जाएगी, तो अब आपको दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा कि नहीं, जहाँ पर जानवर अभी भी अधिक है। या जानवरों के पीछा करते करते आप किन किन क्षेत्रों में चले जाते हो। तो इसलिए चाहे हंटिंग करते हो चाहे गैदरिंग करते हो, भैया टिक नहीं सकते एक जगह पे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो जगह बड़े लाखों वर्षों तक ऑक्यूपाइड रही है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इस साल आप वहाँ के किन्नू खा रहे थे, अब आप आगे निकल लिए, लेकिन पीछे से कोई आता आता वहाँ पे आ गया किन्नुओं के टाइम पे, अब आप नहीं हो उस समय, वैसे कोई तो है। तो वो जगह, किन्नुओं का बाग तो आपके जैसे लोगों द्वारा ऑक्यूपाइड है, आपके द्वारा पर्टिकुलरली ऑक्यूपाइड नहीं है नेक्स्ट ईयर में, बट वो कई हज़ारों वर्षों तक ऑक्यूपाइड तो रहा। तो कोई कोई साइट्स ऑक्यूपाइड रहती हैं, लेकिन सेम पर्सन के द्वारा ये किसने कहा? नॉट पॉसिबल। वो आते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दैट इज़ द सिस्टम। सो सेटलमेंट नज़र नहीं आती। बट मैं बार बार इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप उन रॉक शेल्टर्स को पढ़ते हैं, उन केव्स को पढ़ते हैं, नदियों के किनारे उन फैक्ट्री साइट्स को पढ़ते हैं जहाँ पर पत्थरों से टूल बनाए गए हैं। आई बात समझ में? बट इट इज़ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। लेकिन विलेजेस और रूरल सेटलमेंट इज़ ऑफ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, जो हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात करते हैं। अच्छा, और क्या फ़र्क आपको नोटिस होता होगा?
जल्दी जल्दी बताओ बस। और क्या नोटिस होता होगा? इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता होगा? हैं? हाँ, टूल्स, ब्यूटीफुल। टूल्स का यूज़ डिफरेंट मैनर में होता होगा। जैसे इस समय में स्टोन, बोन्स और मेटल्स, हालांकि मेटल का ये यूज़ नहीं करते थे, तो स्टोन और बोन्स अगर मेटल यूज़ करते हो तो मेटल का यूज़ मेजॉरली वेपन के तौर पर होगा, मेजॉरली वेपन के तौर पर होगा। लेकिन इस समय में स्टोन, बोन्स और टूल्स का यूज़, स्टोन, बोन्स और मेटल का यूज़ किस लिए होगा? टूल्स के तौर पे होगा, यानी कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। किसके तौर पे होगा? एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। तो हो सकता है हड्डियों का बनाएं लेकिन बनाएंगे सिकल, हड्डियों का बनाएं लेकिन बनाएंगे सिकल। और हो सकता है कि हड्डियों का बनाएं या मेटल का बनाएं या पत्थर का बनाएं, बड़ा सा पत्थर का पीस लकड़ी के साथ, लेकिन बनाएंगे क्या? प्लॉशर, हल बनाएंगे। आई बात समझ में? तो मेजॉरली जो इनके पास मटेरियल अवेलेबल है उसका क्या बनाएंगे? ये टूल्स। नहीं, यहाँ पे वेपन्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, और क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा? हैं? हाँ, प्रोसेसर जैसे क्या आएगा? मतलब इनका बिहेवियर सोसाइटी में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने। अब ये सेटल्ड हैं, एक ही जगह पर लंबे समय तक टिके हुए हैं, तो रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो उनका यूजेज रेगुलेटेड हो जाएगा। जैसे कि पानी, एक ही समय तक एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं तो दूषित भी करोगे उसे, और वह है भी लिमिटेड, तो उसका यूज़ रेगुलेटेड होगा। तो रूल रेगुलेशन, कोई नियम बनाने वाली संस्था भी आ जाएगी, तो धीरे धीरे एक सोसाइटी में रूलिंग मेंबर्स भी आ जाएंगे, एक सोसाइटी में पालना करने वाले मेंबर्स। ऐसे कई अंतर आपको तब आएंगे जब एग्रीकल्चर नहीं, नो एग्रीकल्चर था, और उससे आप एग्रीकल्चर में आए। तो नो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर तक आते आते कितने ज़बरदस्त चीज़ें आपने देखी। कैसे देखी? रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में चेंज आ गया, जो मेंबर हैं उस सोसाइटी के, उसमें कम्युनिकेशन में चेंज आ गया। कम्युनिकेशन में चेंजेस का मतलब कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, रूल रेगुलेशंस कौन बनाएगा, उनकी पालना कैसे की जाएगी, क्या हमें कोई पॉलिटिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फैमिली सिस्टम यहाँ पर डोमिनेंट होगा, कम्युनिटी सिस्टम यहाँ पर डोमिनेंट होगा, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम जन्म ले जाएगा, रिलीजन का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस हो जाएगा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर में नज़र आएंगी। और एक लंबे समय तक हम अगर कोई एक्शंस रिपीटेडली कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ रिपीटेडली कर रहे हैं, तो वो उस समाज का क्या बन जाती है? कि ढांचा, स्ट्रक्चर। ओके, आप रिपीटेटिव, अगर आपका एक जो बिहेवियर है उसका एक पैटर्न है और वो पैटर्न रिपीटेडली है, वो पैटर्न रिपीटेडली चल रहा है, तो व्हाट इज दिस? इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। आई बात समझ में? इट इज़ द स्ट्रक्चर, क्योंकि आप उसे रिपीटेटिवली कर रहे हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशन हो गया ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप रोज़ अपने घर के किसी एल्डर मेंबर से कोई एक स्किल सीखते हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, देन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर हो गए आपको वो स्किल सीखते हुए। एवरी डे उतने समय पर वो तैयार होकर के सारे काम छोड़ के अपनी पोजीशन पे आके बैठ जाते हैं और आप भी अपनी पोजीशन पे आके बैठ जाते हो। दोनों के बीच में एक रूल ऑफ कंडक्ट सेटल हो रखा है। आपको कॉपी, पेन और बाकी इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ बैठना है और उनको लेक्चर डिलीवरी कंसेप्ट में वहाँ पर बैठना है। तो बाकी सबको अब आपको एक फैसिलिटेटिंग ग्राउंड देना होगा, टीवी का वॉल्यूम डाउन, म्यूज़िक बंद, शांति का माहौल। तो एक तरह से आप दोनों रिपीटेटिवली ये जो कर रहे हैं, इसके तहत आप दोनों के बीच एक व्यवस्था बन गई है। और ये व्यवस्था अगर लंबे समय तक चलती रही, अगर इसी तरह से बड़े एल्डर्स छोटों को ये देते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, ये एक संस्था बन जाएगी। तो आपकी फैमिली में ये एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो जाएगा और आप हर किसी को बताएंगे कि भाई हमारे घर में तो ये दिस इज़ इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, कि ये रिवाज है कि जो बड़े हैं वो छोटों को इस तरह से बताते हैं। ये व्यवस्था संस्था के रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी। और ये जो व्यवस्था की पालना हो रही है लगातार, ये जो संस्था है, ये एक तरह से ढांचा बन जाएगा। जब आपके परिवार से और परिवार बनेंगे, परिवार से परिवार बनते चले जाएंगे, आपका पूरा का पूरा एक कुटुंब बनेगा और उस कुटुंब में हर जगह ये